वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं बेटा बताइए मुझे आवाज़ आ रही है आपको? कौन कौन ऑनलाइन है बताइए मुझे, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके जी। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। वेट कर लेते हैं 3 से 4 मिनट। आई हैव जस्ट 11 स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। बुला लें बाकी स्टूडेंट्स को भी।
ओके जी, काफ़ी वेट हो गया स्टूडेंट्स का, बट स्टिल आई हैव जस्ट 14 स्टूडेंट्स। मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ, मीनवाइल जो भी स्टूडेंट आ जाते हैं, ठीक है, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, स्टूडेंट्स का तो जितना भी वेट कर लो वैसे कोई फ़ायदा नहीं होता। वही 10-12 स्टूडेंट जिन्होंने आना है उन्होंने ही आना है। ओके, बर्न्स पढ़ रहे थे, आपको डिफिनीशन पढ़ा दी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। वस्कुलर चेंजेस बॉडी में क्या आती हैं, फ्लूइड किस तरह से पहले शिफ्ट होता है, इम्बैलेंस होता है, फिर रीमोबिलाइजेशन होती है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब एक चीज़ आ जाती है बेटा, कर्लिंग अल्सर्स। ये क्या होते हैं बेसिकली? एक्यूट अल्सरेटिव गैस्ट्रोड्यूडिनल डिजीज़ है which occurs within 24 hours after burn,
ड्यू टू रिड्यूस्ड GI ब्लड फ्लो एंड म्यूकोजल डैमेज। जिस तरह से जाहिर है ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, ब्लड का प्रेशर कम होता है, तो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलती है। जो GI सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया, इसकी तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है। सो बर्न के तकरीबन 24 आवर्स के बाद ड्यू टू द GI ब्लड फ्लो, रिड्यूस्ड GI ब्लड फ्लो और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है सारी हमारी ट्रैक की, उसके डैमेज की वजह से अल्सरेटिव गैस्ट्रोड्यूडिनल डिजीज़ हो जाती है। ट्रीट करते हैं हम पेशेंट्स को विद H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो, एंड इसके अलावा म्यूको प्रोटेक्टेंट्स, क्योंकि म्यूकोज़ा बेसिकली डैमेज हो रहा होता है, तो म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स देते हैं और अर्ली एंट्रल न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा पेशेंट जो है वो ज़ाहिर है एक न्यूट्रिशन लेगा तो ज़्यादा जल्दी हमारी जो ब्लड फ्लो है वो भी GI की तरफ वापस आना शुरू होगा और हमारा पेशेंट रिकवर करना शुरू करेगा। एंड वॉच फॉर सडन ड्रॉप इन हीमोग्लोबिन। बट आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पेशेंट का कहीं, क्योंकि जाहिर है ब्लड लॉस भी होता है, फ्लूइड शिफ्टिंग भी होती है, फिर उसके बाद जब फ्लूइड वापस जाना शुरू करता है तो फिर आपने इस चीज़ को भी नोटिस करना है कि जो HB है पेशेंट का वो कहीं सडन से ड्रॉप तो नहीं हो रहा। ओके, बर्न इंजरीज़ की जो फेजेस होती हैं, फर्स्ट 24 से 48 आवर्स को जो है इमरजेंट फेज़ कहा जाता है। इसके अलावा एक्यूट फेज़ होती है और रिहेबिलिटेटिव फेज़ होती है। इमरजेंट फेज़ जो है, इमीडिएट प्रॉब्लम जो इमरजेंट फेज़ में होता है किसी भी पेशेंट का, वो बेटा वही होता है फ्लूइड लॉस हो रहा है, एडिमा डेवलप हो रहा है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है और शिफ्टिंग की वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस भी बॉडी में हो जाता है। सो इमरजेंट फेज के अंदर हमारे गोल क्या होते हैं? ज़ाहिर है एडिमा है, अगर फॉर एग्जांपल हेड एंड नेक के पास कुछ बर्न हुआ है और वहाँ पर इस तरह से एडिमा हो जाता है तो पेशेंट का जो स्वेलिंग की वजह से एयरवे है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सो हमने इमरजेंट फेज के अंदर हमारे जो कुछ गोल्स होते हैं उसमें यह है कि पेशेंट का एयरवे सिक्योर करना होता है, हमें सपोर्ट सर्कुलेशन बाय फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड बहुत ज़्यादा अगर लॉस हो गया है या कैपिलरी जो है रीफिल नहीं हो पा रही, तो जो फ्लूइड है वो सर्कुलेशन में कम आ रहा है तो हमें फ्लूइड रिप्लेस करना पड़ सकता है। कीप द क्लाइंट कंफर्टेबल विद एनाल्जेसिक्स। जो पेशेंट से हमारे उनको ज़ाहिर है कंफर्ट की ज़रूरत है, एंड अगर पेन किलर्स की ज़रूरत है उनको कंफर्ट दीजिए विद एनाल्जेसिक्स। और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू ऑल नो अल्लाह ताला ने जो स्किन है उसको जो एक हमारा बहुत बड़ा फिजिकल बैरियर बनाया है, हर किस्म के इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करती है। इन्फेक्शियस जो ऑर्गन है उसको बॉडी के अंदर जाने से प्रिवेंट करती है। सो जो वूंड की केयर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वूंड को ख़राब होने से बचाना है। वूंड अच्छे से हील होगा तो ही दो चीज़ें होंगी, एक तो वूंड खुद कॉज नहीं बनेगा इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर स्प्रेड करने का, और अच्छे से वूंड हील होगा तो बॉडी में बाहर से भी कोई भी इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा जो नॉलेज ऑफ सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द बर्न इंजरी, यानी जो बर्न इंजरी हुई है उससे जो भी बॉडी में और चेंजेस आ सकते हैं, जो सर्कमस्टांसेस पेशेंट को फेस करना पड़ सकता है, उसका कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना चाहिए और पेशेंट के साथ भी डिस्कस करें। ऑब्टेन क्लाइंट्स प्री बर्न वेट यानी ड्राई वेट टू कैलकुलेट फ्लूइड रेट्स। ठीक है जी, यानी बर्न होने से पहले अगर पता है क्लाइंट के साथ, जाहिर है अगर कोई मौजूद है अटेंडेंट या क्लाइंट बता सकता है जैसे भी है, उसके बर्न से पहले जो वेट था वो पूछ लीजिए, जिसे हम ड्राई वेट करते हैं टू कैलकुलेट द फ्लूइड रेट्स, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमें पेशेंट को फ्लूइड किस रेट पर देना है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वेट ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्लूइड रिप्लेसमेंट is started are not accurate because of water included weight gain। अब जो कैलकुलेशंस अगर हम इस बेस पर करेंगे कि इस वक्त पेशेंट का वेट कितना है, तो वो ठीक इसलिए नहीं होंगी क्योंकि बॉडी में काफ़ी एडिमा आ चुका है और जो वाटर अक्यूमुलेट हो गया है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, उसकी वजह से फिर हम सही से फ्लूइड का रेट कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। इसलिए ड्राई वेट लेना होता है और उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट का जो फ्लूइड है
उसका रेट कैलकुलेट करते हैं। हाइट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग बॉडी सरफेस एरिया। जो हाइट है पेशेंट की, जाहिर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये डिटर्मिन करने के लिए कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया पेशेंट का कितना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम फिर पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उसे पूरा करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है पेशेंट एडिमिटस हो गया है तो उसके वेट या उसकी अपीयरेंस के ऊपर आप नहीं जा सकते। No client's health history because the physiologic stress seen with a burn can make a latent disease process develop symptoms। इसके अलावा क्लाइंट की जो प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी है हेल्थ से रिलेटेड वो भी आप ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि ये जो फिज़िकल स्ट्रेस है सीन विद अ बर्न, क्योंकि जो पेशेंट के आपको इस वक्त फ़िज़िकल स्ट्रेस नज़र आ रहा है, फ़िज़िकल स्टेट नज़र आ रही है बर्न की वजह से, तो आप उससे हेल्थ हिस्ट्री पूछिए। हो सकता है कि कोई प्रीवियसली उसकी कोई डिज़ीज़ भी हो और वो भी फर्दर जो है किसी छुपे हुए यानी लेटेड डिज़ीज़ प्रोसेस में कन्वर्ट हो सकती है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं। तो इसलिए पेशेंट की जो प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री है वो भी मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन द इमर्जेंट फेज़ के अंदर जो पेशेंट है ज़्यादातर किस किस्म की पिक्चर होगी, क्या प्रेजेंट कर रहा होगा। क्लाइंट्स विद मेजर बर्न इंजरीज एंड विद इनहेलेशन इंजरी दे आर एट रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। वी ऑल नो हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिनको अगर कोई भी इनहेलेशनल इंजरी हुई है, मेजर बर्न इंजरीज हुई हैं, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। Inhalation injuries are present in 20% to 50% of the client who are admitted to the burn center. So पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम असेस कीजिए। किस तरह से आप डायरेक्टली ही देख के पहचान सकते हैं, उसका माउथ इंस्पेक्ट कर सकते हैं, नोज और फेरिंग्स, उससे आपको पता लग जाएगा वेदर पेशेंट की कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। अगर आपको लिप्स के ऊपर बर्न नज़र आता है, फेस पे कहीं पे भी, ईयर पे, नेक पे, आईलिड्स पे, आईब्रोज पे, आईलैशेस पर, तो ये बेटा दे ऑल आर द स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स दैट एन इनहेलेशन इंजरी मे बी प्रेजेंट। के पेशेंट के जाहिर है फेस पर अगर कहीं भी इंजरी हुई है तो एक तो वो भी बताता है हमें, और कि जाहिर है आपने सांस तो ले ही रहे थे उसके साथ, यानी ज़रूर वो जो है जो भी चाहे फ्यूम्स हैं कुछ भी केमिकल है इस तरह की चीज़ें वो अंदर गई हैं। सो देयर इज़ एविडेंस के इनहेलेशन इंजरी मौजूद है। चेंज इन रेस्पिरेटरी पैटर्न में इंडिकेट अ पल्मोनरी इंजरी, और ऑब्वियसली अगर पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी पैटर्न में आपको किसी भी किस्म की कोई चेंज नज़र आता है, चेंज फील होता है, तो इट मीन्स कि आपका जो पेशेंट है उसे पल्मोनरी इंजरी हुई है, उसके लंग्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं। The client may become progressively hoarse, develop a breathy cough, drool, or have difficulty swallowing, produce expiratory sounds that include audible wheezing, crowing and stridors। चूँकि पेशेंट का जो है वो इनहेलेशनल इंजरी हुई होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ होगा, तो पेशेंट की वॉइस आहिस्ता आहिस्ता से चेंज हो जाएगी, होर्सनेस ऑफ वॉइस आ जाएगी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा कफ उसे स्टार्ट हो सकती है, उसको स्वॉलोविंग में मुश्किल हो सकती है, और कुछ एक्सपायरेटरी साउंड्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं जिसमें बड़ी वाज़े ऑडिबल वीजिंग साउंड हो सकती हैं और स्ट्राइडर हो सकते हैं। Upper airway edema and inhalation injury are most common in the trachea and main stem bronchi. ठीक है जी। Auscultate these areas for wheezing sound. If wheezes disappear, this indicates impending airway obstruction and demand immediate intubations. अपर एयरवे में अगर जाहिर है पेशेंट एडिमेटस हो जाएगा या इनहेलेशन इंजरी हुई है, ये मोस्ट कॉमन होती हैं ज़्यादातर ट्रेकिया में और मेन स्टेम ब्रोंकाई में, तो इसीलिए उन एरियाज़ को हम साउंड करते हैं। अगर वीजिंग साउंड आ रही है इट मीन्स कि कुछ ना कुछ पेशेंट दायरे सांस ले रहा है, तभी तो आपको साउंड आ रही है। लेकिन अगर वो साउंड डिसअपेयर हो जाएगी इट मीन्स कि पेशेंट का जो एयर वे है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑब्स्ट्रक्ट, तो ऑब्वियसली इट डिमांड्स इमीडिएट इंटूबेशन। आपको फ़ौरन से पेशेंट को इंटूबेट करना होता है।
Cardiovascular management will begin immediately, which can include shock, because shock is a common cause of death in the emergent phase in client with serious injuries. So obviously पेशेंट को फ़ौरन से उसके शॉक को आपने ट्रीट करना है, स्पेशली ज़ाहिर है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो आपकी कार्डिक प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलेगी। सो कार्डियोवास्कुलर मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे इमीडिएटली, जिसमें शॉक की मैनेजमेंट सबसे पहले आती है और पेशेंट की ईसीजी ऑब्टेन कर लेंगे हम। इसके अलावा पेशेंट का एडीमा मॉनिटर करेंगे, उसका सेंट्रल और पेरिफेरल पल्सेस को मेजर करेंगे, ब्लड प्रेशर पेशेंट का मेजर करेंगे, कैपिलरी रीफिल चेक करेंगे उसकी, और पल्स ऑक्सीमेट्री परफॉर्म करेंगे पेशेंट की। जो रीनल फंक्शन है ज़ाहिर है वो पहले आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि रीनल ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसी वजह से आपके पेशेंट का जो रीनल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें चेंजेस आ सकती हैं। यूरिन जो है यूजुअली हाईली कंसंट्रेटेड होता है एंड हैज़ अ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्यू टू डिहाइड्रेशन। Urine output is decreased during the first 24 hours of the emergent phase। जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है पहले 24 आवर्स में, ठीक है, और फिर फ्लूइड रिससिटेशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट विच इज नीडेड टू मेंटेन एडल्ट यूरिन आउटपुट एट 30 to 50 ml per hour। जो फ्लूइड की रिससिटेशन है वो जाहिर है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड किया जाता है। एक तो मैंने आपको बताया, पहले डिस्कस किया कि वेट के अकॉर्डिंगली हम उसे रेट को मेंटेन करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रेट इस तरह का मेंटेन किया जाता है कि पेशेंट का जो आउटपुट है वो तकरीबन 30 to 50 ml पर आवर आपको मिले। बाकी पेशेंट का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल क्रिएटिनिन लेवल और सोडियम लेवल हमने चेक करना है, क्योंकि जाहिर है किडनी फंक्शन है, यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन को एक्सक्रीट आउट करना ही किडनी का काम है। सो ये सारी चीज़ें हमने साथ साथ ज़रूर चेक करनी है। Sympathetic stimulation during the emergent phase causes reduced GI motility and paralytic ileus। ये जो बॉडी में एक जाहिर है फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन आ जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है पेशेंट के लिए, सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है उसकी स्टिमुलेशन की वजह से ड्यूरिंग द इमर्जेंट फेज। जीआई जो ट्रैक होता है हमारा, उसकी भी मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी स्लो मूव करने लगता है, और पैरालिटिक आइलियस भी हो सकता है। ऑस्कल्टेट करेंगे हम एब्डोमेन को बावल साउंड असेस करने के लिए, ऑब्वियसली वो आपको रिड्यूस्ड ही मिलेंगी। और इसके अलावा पेशेंट का जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी पेट फूला हुआ तो नहीं है पेशेंट का बहुत ज़्यादा, साइटीज तो डेवलप नहीं हो गया, पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन को भी मॉनिटर करना है आपने। Clients with burn of 25% of TBSA total body surface area or who are intubated generally require NG tube inserted to prevent aspiration and removal of gastric secretions। ऐसे clients जो कि तकरीबन 25% अगर उनका टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो चुका है या फिर जिनको हमने ऑलरेडी इंटूबेट किया हुआ है, उन्हें एनजी ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो कोई भी चीज़ एस्पायरेट ना कर लें, और स्पेशली जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं उनको भी हम रिमूव कर सकें। स्किन असेसमेंट, यानी हम स्किन को असेस करते हैं देखने के लिए कि साइज़ और डेप्थ क्या है बर्न इंजरी की, ठीक है। तो साइज ऑफ द बर्न इंजरी इज फर्स्ट एस्टिमेटेड इन कंपैरिजन टू द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, यानी
कितना परसेंट बर्न हुआ है, आपने ये वर्ड भी सुना होगा, किस डिग्री का बर्न हुआ है, आपने ये चीज़ भी सुनी होगी। तो साइज़ में हम बेसिकली ये देखते हैं कि कितना परसेंट बर्न हुआ है, उसे हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जो टोटल बॉडी है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। जो इंजर्ड पोर्शन होता है या बर्नड पोर्शन होता है, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, फिर हम परसेंटेज निकालते हैं कि इतना परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं साइज। और वो जो डिग्रीज हम कैलकुलेट करते हैं वो होती है डेप्थ, उसमें हम बर्न इंजरी की डेप्थ देखते हैं। Use the rule of 9 for clients whose weights are in normal proportion to their heights. ऐसे पेशेंट्स जिनकी जनरली हाइट टू वेट जो प्रोपोर्शन है, एक जो है विद इन द नॉर्मल रेंज होता है, नॉर्मल प्रोपोर्शन में होता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए हम रूल ऑफ 9 इस्तेमाल करते हैं। ऐसे क्लाइंट्स के लिए हम रूल ऑफ 9 इस्तेमाल करते हैं उनका जो साइज़ है, बर्न का साइज कैलकुलेट करने के लिए। ओके, ये थोड़ी सी एक क्लासिफिकेशन है बर्न का, जो वूंड है उसकी डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए किस तरीके से देखते हैं, ये यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, जो बर्न के वूंड्स होते हैं ना, वो सुपरफिशियल होते हैं, फिर सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस होती है, और डीप पार्शियल थिकनेस होती है, और फुल थिकनेस होती है। ठीक है जी, सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, फिर डीप पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस। जो सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं उसमें जो लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मस इन्वॉल्व होती है, मतलब एपिडर्मस जो है सिर्फ वो बर्न होती है। जबकि सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में एपिडर्मस तो बर्न होती है, उसके साथ 1/3 ऑफ द डर्मिस भी बर्न होती है। डीप पार्शियल में क्या होता है, एपिडर्मस और डर्मस की भी तमाम लेयर्स जो हैं वो बर्न हो जाती हैं। दैट बर्न इज कॉल्ड डीप पार्शियल थिकनेस। और अगर एपिडर्मस भी बर्न हो जाए, डर्मस भी बर्न हो जाए, और साथ ही सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी बर्न हो जाए, तो उसे हम कहते हैं फुल थिकनेस, फुल थिकनेस बर्न। ठीक है, थोड़ी सी वूंड की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट सुपरफिशियल जो वूंड्स होते हैं वो एरिथेमेटस होते हैं, डिस्क्वामेशन होते हैं, ड्राई फ्लेकी अपीयरेंस होती है उनकी। ठीक है, इरेथीमा फॉर्मेशन बन जाता है, थोड़ा रेडेंट सा होता है, और ड्राई फ्लैक बन जाता है उसके ऊपर। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस देखें तो उसके पेनफुल ब्लिस्टर्स बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिनिमल स्कार फॉर्मेशन हो सकती है, एडीमा हो सकता है बेटा, और एस्कार फॉर्मेशन हो सकती है। वो क्या होती है, बेसिकली एक थिक लेदरी सरफेस होती है डेड टिश्यूज की। इसके अलावा अगर डीप पार्शियल थिकनेस वुंड्स की बात करें, जिसमें एपिडर्मस और डर्मस की तमाम लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, रेड वैक्सी वाइट अपीयरेंस होती है, पेन की सेंसेशन कम होती हैं, ब्लिस्टर प्रेजेंट हो सकते हैं, और एस्कार फॉर्मेशन भी होती है। जो फुल थिकनेस बर्न के वुंड्स होते हैं वो बेटे ब्लड लेस पियर वाइट कलर के होते हैं, एस्कार फॉर्मेशन होती है, और उस जगह से हेयर इजीली प्लक्ड किए जा सकते हैं, क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यूज तक बर्न हो चुका है, तो जो हेयर फॉलिकल्स हैं आपको पता है कि वो भी डैमेज हो जाते हैं। हीलिंग, जो सुपरफिशियल वुंड्स हैं, हील इन 3 to 5 days वाया रीएपिथेलाइजेशन, मिनिमल स्कार फॉर्मेशन होती है। जबकि सुपरफिशियल जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस है, मिनिमल स्कार फॉर्मेशन होती है, और 1 से 2 हफ्तों में हील हो जाते हैं। जबकि डीप पार्शियल थिकनेस जो है वो 2 से 3 हफ्तों में हील होते हैं, और इसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है टू प्रिवेंट द सिग्निफिकेंट स्कार फॉर्मेशन। और जो फुल थिकनेस है बेटा, इट रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन। सो दिस वाज अबाउट द
क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न वूंड। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी बच्चे का तो पूछ लीजिए। ओके ये उसी की पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि बर्न की डेप्थ की किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। आपने ये वर्ड्स भी सुन रखे होंगे, फर्स्ट, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बर्न। तो फर्स्ट डिग्री में सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, फिर सेकंड डिग्री को हम सुपरफिशियल या डीप में भी डिवाइड कर लेते हैं। उसमें एपिडर्मिस और कुछ लेयर्स, अगर डर्मिस की 1/3 लेयर होंगी तो सुपरफिशियल सेकंड डिग्री होगा। अगर पूरी डर्मिस तक इन्वॉल्व हो गया तो डीप सेकंड डिग्री हो जाएगा। अगर सबक्यूटेनियस फैट तक बर्न हो गया तो थर्ड डिग्री होगा बेटा, और अगर मसल्स तक बर्न हो गए तो फोर्थ डिग्री होगा, यानी उसमें फिर बोन नजर आना शुरू हो जाती है। ओके जी, ये सेकंड चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपको मैंने अभी पढ़ाई, साइज ऑफ द बर्न वूंड, टोटल बॉडी सरफेस एरिया के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। तो मैंने दो पिक्चर्स से इसको समझाने की कोशिश की है आपको। एक पिक्चर में मैंने आपको फ्रंट बैक दोनों एक साथ दिखा दिए हैं, जबकि दूसरी पिक्चर में फ्रंट और बैक अलग अलग करके दिखाया है। देखें, अगर पेशेंट का बर्न होता है तो 9% उसके फेस, अगर उसके फेस का, पूरे फेस का बर्न हुआ है तो उसे हम 9% लिखते हैं ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। बट फ्रंट और बैक के लिहाज से 4.5 फॉर द फ्रंट, 4.5 फॉर बैक। इसी तरह से अगर हम ट्रंक की बात करें तो बेटा ट्रंक जो है वो इसी तरह से फ्रंट का 18% है, बैक का 18% है। तो उसको फिर हम हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं ना, अपर एंड लोअर में, अपर 9 लोअर 9। जेनिटेलिया 1% है। लेग्स की बात करें तो ईच लेग के लिए 18% है एंड 9% फॉर ईच साइड। फ्रंट पे अगर लेग बर्न हुई है और एक लेग हुई है तो 9%, फ्रंट बैक दोनों से हुई है एक लेग तो 18%, इस तरह से 9% हो जाएगा फ्रंट बैक फॉर ईच लेग। बाजू की बात करें तो बाजू, पूरे बाजू के लिए 9% यूज होता है, फ्रंट बैक दोनों, फ्रंट बैक 4.5 4.5। ठीक है जी। तो इस तरह से पूरा इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 100% बन जाता है, 100% बॉडी सरफेस एरिया। तो उसका जिस हिसाब से भी बर्न हुआ होता है, जितना परसेंट बर्न हुआ होता है, तो हम उस तरह से साइज और जो डेप्थ है वो हम कैलकुलेट करते हैं बर्न वुंड्स की। ये समझ आ गया बेटा? ये जो मैंने आपको साइज स्पेशली बताया है, इसमें कोई क्वेरी है किसी बच्चे की, साइज ना समझ आया हो किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो आप मुझसे पूछ लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये एग्जाम्स में भी आती हैं। रूल ऑफ 9 इसे कहा जाता है, ये भी आता है। साइज किस तरह से टोटल बॉडी सरफेस एरिया के थ्रू आप रूल ऑफ 9 यूज़ करके किस तरह से जो वूंड का साइज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और वूंड की डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके चलिए, अटेंडेंस का टाइम हो गया, यहाँ हम क्लास स्टॉप करते हैं और आप लोग सब अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, अभी अटेंडेंस हो गई है। थर्ड क्लास अभी आपकी स्टार्ट होगी। 10 मिनट्स का ब्रेक है आपको, उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन 10 मिनट्स के बाद सब स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ जाएं, ठीक है जी।